सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रबंध के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें प्रबंध के 4 प्रकार के उद्देश्य बताए थे, आप सभी ने कर लिए होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रबंध का महत्व है। प्रबंध का महत्व है। प्रबंध का महत्व है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, सभी जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है। वर्तमान में व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के युग में, नव परिवर्तन के युग में एक प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका सर्वोत्तम जो उपयोग होता है वो एक प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। अतः प्रबंध के क्षेत्र में आज सभी जगह इसकी आवश्यकता होती है। अतः प्रबंध के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के महत्व को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। प्रबंध का महत्व है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक सामान्य महत्व और एक प्रमुख महत्व है। सामान्य महत्व है और दूसरा होता है प्रमुख महत्व है। 2 भागों में बांटेंगे। पहले जैसे सामान्य महत्व है। सामान्य महत्व में प्रबंध उदारीकरण के पूर्व और उदारीकरण के पश्चात होने वाले महत्व को शामिल करेंगे। उदारीकरण का जहां तक क्वेश्चन है, हमारे देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1990 के दशक में उदारीकरण को लागू किया गया। अब जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया 1950 में अपनाई गई थी तथा देश में 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 में लागू की गई, उसमें देश के बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की गई थी। लेकिन ये बड़े बड़े उद्योग धंधे 1990 के आसपास आते आते फेलोर होते नजर आए। हमारे देश में आर्थिक संकट नजर आने लगा। देश की अर्थव्यवस्था निमन हो गई, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। देश के जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होते नजर आए। बड़े बड़े उद्योग धंधे थे वो शिथिल होने लगे। इस प्रकार से सरकार ने मजबूर होकर के 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाई। 1991 में आर्थिक सुधार देश में लागू किए गए, जिसके तहत देश में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, ये 1991 में लागू किए गए थे। इन तीनों को मिलाकर के ही आर्थिक सुधार पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में निजी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, निजी क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके तहत उदारीकरण भी एक आता है। इस प्रकार से आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन हुए और देश का जो व्यवसाय है उसमें कुछ परिवर्तन हुए। उदारीकरण के पूर्व स्थिति कुछ थी, उदारीकरण के बाद में या पश्चात स्थिति में थोड़ा बहुत अंतर आ गया। इस प्रकार से उदारीकरण के पूर्व और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के महत्व में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उदारीकरण ये पूर्व है और उदारीकरण
करण के पश्चात प्रबंध के महत्व में जो परिवर्तन आया, व्यवसायिक क्रिया में जो परिवर्तन आया, उसको हम निम्न आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है बाजार का स्वरूप। बाजार का स्वरूप उदारीकरण से पूर्व है विक्रेता बाजार होता था, जबकि उदारीकरण की जो पश्चात है उस समय क्रेता बाजार की स्थिति देखने को मिली। क्योंकि उदारीकरण के पूर्व जो प्रमुख स्थिति होती थी वो विक्रय की होती थी, विक्रय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उदारीकरण के पश्चात उसमें से वहां उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए क्रेता बाजार उत्पन्न हो गए। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप उदारीकरण के पूर्व प्रतिस्पर्धा का स्वरूप एकाधिकार या सीमित प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी, जबकि उदारीकरण के पश्चात पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अंदर बिंदु आता है वह प्रतिस्पर्धा का स्रोत। उदारीकरण से पूर्व प्रतिस्पर्धा थी वो आंतरिक थी, जबकि उदारीकरण के पश्चात प्रतिस्पर्धा बाह्य प्रतिस्पर्धा होगी, बाह्य प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। उदारीकरण के पूर्व हमारे देश के आंतरिक भागों में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, लेकिन उदारीकरण के पश्चात में विदेशी जो व्यापार है, विदेशी जो धंधे हैं, उनके साथ भी हमारा कंपटीशन बढ़ गया। इसके बाद में प्रतिस्पर्धा का आधार उदारीकरण के पूर्व जो प्रतिस्पर्धा का आधार था वो था लाइसेंस या कोटा। उदारीकरण के पूर्व आयात निर्यात का जो प्रमुख आधार था एक कोटा निश्चित किया जाता था, उससे ज्यादा जो है हम आयात निर्यात और वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते थे। लेकिन उसके बाद में उदारीकरण के पश्चात क्षमता का विकास इस आधार पर प्रतिस्पर्धा का आधार बना, क्योंकि जितने भी व्यवसायी होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं, वो कितना भी उत्पादन कर सकते हैं, उनमें जितनी क्षमता होती है उसमें कितना भी उत्पादन किया जाता है। देश की आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद में बाकी जो वस्तुएं बचती हैं उनका विदेशों में निर्यात किया जाता है और लाभ कमाया जा सकता है। आठवां जो बिंदु आता है वो है व्यवसाय का उद्देश्य। व्यवसाय का उद्देश्य उदारीकरण के पूर्व व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था लाभार्जन या लाभ कमाना, जबकि उदारीकरण के पश्चात जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विभिन्न पक्षों को संतुष्टि प्रदान करना। संतुष्टि प्रदान करना। छठा बिंदु आता है वो आता है प्रबंध का महत्व। उदारीकरण के पूर्व प्रबंध का जो महत्व था वो सहायक था, ज्यादा जो ध्यान होता था संस्था को अधिक से अधिक उत्पादन करने पे होता था, क्योंकि मानते थे कि जितनी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उतनी बिक्री हो जाती है। इसलिए प्रबंध का जो महत्व था उस समय सहायक माना जाता था। लेकिन उदारीकरण के पश्चात
एक प्रबंध या प्रबंधक का जो महत्व होता है वो प्रमुख से माना जाता है। सातवां बिंदु इसके अंदर जो आता है वो आते हैं विधियां। उदारीकरण की पूर्व परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि उदारीकरण के पश्चात नवीन या आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मानवीय संसाधनों का ध्यान, मानवीय संसाधनों का ध्यान। उदारीकरण के पूर्व मानवीय संसाधनों का जो ध्यान था वो गौण था, और उदारीकरण के पश्चात मानवीय संसाधनों का जो ध्यान है वो प्राथमिक हो गया। इस प्रकार उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के पश्चात अब लोग कह सकते हैं कि उदारीकरण और उदारीकरण के पश्चात, उदारीकरण क्या होता है? देश में उद्योग धंधों पर लगे विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटाना, उनको कम करना, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना या उसमें कमी कर देना, आयात या शुल्क जो होते हैं उसमें कमी करना। इस प्रकार से हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं वो आसानी के साथ स्थापित किए जा सके। निजी क्षेत्र ये सोचता था कि उद्योग धंधे लगाने में अनेक प्रकार की पेचीदगियां होती हैं, इससे वो दूर रहता था, लेकिन उदारीकरण के पश्चात हमारे देश में निजी क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। तो इस प्रकार उपयुक्त तालिका के माध्यम से लोगों ने देखा कि देश में जब उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में अपनाई गई, उसके पश्चात हमारे देश में व्यवसाय में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एकाधिकार प्रतियोगिता थी, उसके स्थान में पूर्ण प्रतियोगिता हो गई। पहले विक्रेता बाजार होता था, फिर क्रेता बाजार हो गया। प्रतिस्पर्धा का जो स्रोत था वो आंतरिक के बजाय बाह्य हो गया। आधार जो था वो लाइसेंस या कोटा के ऊपर आधारित था, क्षमता आधारित हो गया। और इसका जो उद्देश्य था वो लाभार्जन था, जबकि सभी सदस्यों की संतुष्टि प्राप्त करके आज लाभ कमाया जाता है। विधियों के स्थान में जो परंपरागत थी वो नवीन विधियों का प्रयोग है। और मानवीय संसाधनों का जो ध्यान पहले इतना नहीं था, केवल गौण होता था, आज मानव जो है उसको प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। अब प्रबंध का जो दूसरा जो महत्व है, जो मेन महत्व है, उसको देखते हैं। प्रबंध का महत्व है प्रबंध का प्रमुख महत्व है। प्रबंध का जो प्रमुख महत्व है इसको निम्नलिखित बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है। पहला है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। एक अच्छा प्रबंधन जो होता है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग जो होता है वो एक प्रबंध के द्वारा किया जाता है। एक व्यवसाय के अंदर पूंजी, संसाधन, तकनीक, सामग्री, इसका आपने कितना भी ढेर लगा दो, लेकिन जब तक इसका सही प्रकार से उपयोग संभव नहीं होता, एक संगठन के अंदर सफलता नहीं मिल सकती। अगर किसी भी संगठन या व्यवसाय के अंदर मानवीय संसाधनों का 100% अगर उपयोग होता है तो व्यवसाय में असफल होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से एक प्रबंधक जो होता है व्यवसाय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है
संसाधनों का कहाँ उपयोग करना, कैसे करना, किस प्रकार करना, सभी प्रकार का सही डिसीजन लेता है। इसके द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, आज व्यवसाय जो है वो प्रतिस्पर्धी हो गया है, चाहे वो आंतरिक व्यवसाय हो चाहे बाह्य व्यवसाय हो, सभी प्रकार के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। आज प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए या अपने आप को प्रतिस्पर्धा में ढालने के लिए उसमें उत्पादन या संसाधनों की गुणवत्तापूर्ण वस्तु का निर्माण करना पड़ेगा तथा तुलनात्मक रूप से उसकी कीमत भी कम रखी जाएगी ताकि दूसरे व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके, और ये सारा एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा ही संभव होता है। तीसरा है संसाधनों का विकास। किसी भी देश और संगठन के विकास के लिए संसाधनों का विकास बहुत आवश्यक होता है। संसाधनों का विकास इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि उसको उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले हैं, बल्कि संसाधनों का विकास इस आधार पर निर्भर करता है कि उपलब्ध संसाधनों का स्वयं ने कितना विकास किया है। जो हमें संसाधन प्राप्त हुए थे उसमें स्वयं ने कितनी वृद्धि की है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये एक अच्छे प्रबंधक द्वारा ही इस प्रकार से संसाधनों का विकास किया जा सकता है। चौथा आता है संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग व्यवसाय की सफलता के लिए केवल संसाधनों का विकास ही आवश्यक नहीं है, बल्कि संसाधनों का समुचित उपयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी संस्था के अंदर संसाधन सीमित होते हैं तथा कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। इस प्रकार से एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा इन संसाधनों का उपयोग किस स्थान के ऊपर किया जाना है ताकि उनका अधिकतम उपयोग प्राप्त किया जा सके, अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके तथा प्रभावशीलता पूर्वक कार्य का निष्पादन किया जा सके। इस प्रकार से एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा ही संगठन में संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। पांचवा जो बिंदु आता है वो है नव प्रवर्तन का उपयोग। नव परिवर्तन का उपयोग, नव परिवर्तन का अर्थ होता है नए नए विचारों का समावेश, नई नई विधियों का प्रयोग करना, नई तकनीक अपनाना, नई प्रौद्योगिकी अपनाना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना, ये सभी प्रकार की बातें नव परिवर्तन के अंतर्गत आती है। नव परिवर्तन के द्वारा व्यवसाय जैसे मोबाइल होता है, कंप्यूटर को छोटे मोबाइल में परिवर्तित कर स्मार्टफोन बनाना या एक वस्तु के अनेक प्रयोग काम में लेना, या इसमें विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली होती है, जैसे निर्माता, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, उपभोक्ताओं तक माल को पहुंचाया जाता है, उसके स्थान पे सीधे डायरेक्ट उपभोक्ताओं से मिला जा सकता है। या आजकल ई कॉमर्स या ई व्यवसाय का प्रयोग करके भी इसको अधिक सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि आज व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में केवल वही व्यवसाय सफल होते हैं जो नव परिवर्तन को अपनाते हैं। एक अच्छा प्रबंधन जो होता है नव परिवर्तन के द्वारा एक व्यवसाय को सफलता प्राप्त करवा सकता है। संगठन में अस्तित्व, वृद्धि और लाभप्रदता। किसी भी संगठन के तीन आर्थिक उद्देश्य माने जाते हैं: अस्तित्व,
वर्दी और लाभकर्ता, इन तीनों का आपस में संबंध होता है। किसी भी संगठन में वृद्धि करने के लिए उसका अस्तित्व बहुत जरूरी होता है। अगर अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है तो लोग वृद्धि कहां से करेंगे? इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी संगठन को अस्तित्व को बचाए रखना, उसके बाद में संगठन में वृद्धि करना तथा व्यवसाय को दीर्घ काल तक बने रहने के लिए उसमें लाभ कमाना। इसलिए यही व्यवसाय जीवित रह पाते हैं जो इनके अंदर समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे 1960 में जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जो निजी कंपनी में सबसे सफलतम कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा सोयाबीन से संबंधित कंपनियां हैं, या लघु स्टील उद्योग है, या लघु सीमेंट उद्योग है। इनमें जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए उनको विफलता का सामना करना पड़ा। इसलिए अच्छे प्रबंधक के द्वारा इन तीनों जो उद्देश्य होते हैं इसमें समन्वय स्थापित करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब होता है देश का तीव्र आर्थिक विकास। एक अच्छे प्रबंधन द्वारा देश का आर्थिक विकास होता है। मेरी पार्टी ने कहा है कि देश का आर्थिक विकास करने के लिए देश के संगठनों को प्रतिस्पर्धी बनाना होता है और इसके लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं। संगठन में उपलब्ध संसाधनों की स्थिति किस प्रकार से है, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी बाजार में मांग किस प्रकार की है, संबंधित उद्योग जो होते हैं या सहायक उद्योग होते हैं वो किस प्रकार से हैं, और प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की है। इस प्रकार से वे संगठन जो 4 तत्वों के अनुकूल होते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं, जो इसके अनुकूल होते हैं वो असफल हो जाते हैं। एक अच्छा प्रबंधन जो होता है इन सभी प्रकार के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सक्षम होता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता में विकास किया जाता है। कार्य क्षमता में अगर विकास होता है तो उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होता है तो बिक्री ज्यादा होती है, बिक्री ज्यादा हो तो संस्था को लाभ होता है, और लाभ होने में मधुर औद्योगिक समूहों की स्थापना होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, संस्था का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा की सहायता होती है, ख्याति का निर्माण किया जा सकता है और देश का विकास होता है। एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। और 8वां जो आता है विभिन्न रुचि समूह में समन्वय। विभिन्न रुचि समूह में समन्वय प्रबंधन का एक और जो महत्व होता है, व्यवसाय में विभिन्न जो पक्ष होते हैं जैसे ग्राहक, कर्मचारी हैं, स्वामी हैं, पूर्तिकर्ता हैं, अंशधारी हैं या सरकार है, सभी को प्रबंधन से कुछ न कुछ आकांक्षाओं या इच्छाएं की पूर्ति होनी आवश्यक होती है। ग्राहक चाहते हैं उनको कम कीमत के ऊपर वस्तु की प्राप्ति हो, कर्मचारी चाहते हैं उनको अधिक वेतन मिले, और सरकार चाहती है सब उसको अधिक टैक्स मिले। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनको व्यवसाय से और अनेक प्रकार की आशाएं होती हैं। तो एक अच्छा प्रबंधन जो होता है इन सभी के मध्य तालमेल स्थापित करके और इनके अंदर समन्वय स्थापित करता है ताकि संस्था को लाभ हो सके। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रकार के बिंदु का अध्ययन करने के पश्चात हमने संगठन के जितने भी लाभ पढ़े उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान नव परिवर्तन के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में अगर किसी भी संगठन को आगे पहुंचाना है तो एक अच्छे प्रबंधक की आवश्यकता होती है। प्रबंधक के लिए कहा भी जाता है एक प्रबंधक जो गलत निर्णय लेता है
वह उस प्रबंधक से श्रेष्ठ होता है जो कभी निर्णय ही नहीं लेता। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि संस्था का विकास करने के लिए प्रबंधक की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, आज हमने प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन निकाल करके जैसे प्रबंध की महत्व जो है ये कॉपी में आपको लिखने, और जो भी आप लोग काम कर लेते हो उसकी रिप्लाई, उसका आंसर दिया कि बेशक ये काम हो गया और ये बाकी है। कल इसका जो नेक्स्ट बिंदु है प्रबंध की तकनीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।